Okay, let's just learn about an important antifreeze agent, that is ethylene glycol. So ethylene glycol is used as an antifreeze agent or the lubricant in your vehicles. Ethylene glycol के बारे में important point is ethylene glycol is converted into glycol aldehyde, and glycol aldehyde is converted into glycolic acid, and glycolic acid is in turn converted into oxalic acid. Okay, so you have to remember this, that is glycol aldehyde. Ethylene glycol is actually glycol aldehyde, and it is converted into glycolic acid, converted into oxalic acid. Okay, now ethylene glycol, what happens with ethylene glycol poisoning? There is metabolic acidosis in the patient because oxalic acid is being formed, and there are oxalic acid crystals that get deposited in the urine. Now treatment of ethylene glycol poisoning is with the help of fomepizole. Fomepizole was also used for methanol poisoning, so it is also used in ethylene glycol poisoning. And fomepizole, what it does, it inhibits your aldehyde dehydrogenase enzyme that we have already covered. Next we are going to cover about alcohol de-addiction. So try to understand alcohol de-addiction. ठीक है, alcohol de-addiction के लिए एक हमें देनी पड़ती है replacement therapy to replace the alcohol. फिर हमें कुछ anti craving agents देने पड़ते हैं जो कि alcohol की craving decrease करेंगे. फिर हमें aversion therapy देनी पड़ती है ताकि patient avoid करे तुम्हारी alcohol को. ठीक है, now replacement therapy कैसे की जाती है? रिप्लेसमेंट थेरेपी तुम्हारी बेंजोडाइजेपिन्स की मदद से की जाती है. ओके, सो रिप्लेसमेंट थेरेपी इज डन. सो तुम्हारी जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो कैसे की जाती है? बेंजोडाइजेपिन्स दे के की जाती है. इंस्टेड ऑफ अल्कोहल आस्क द पेशेंट टू कंज्यूम क्लोरडाइजिपोक्साइड और डाइजिपैम, और बेंजोडाइजेपिन का फिर फाइनली तुम्हें डोज स्टॉप करना है, एंड देन यू आर गोइंग टू स्टॉप द बेंजोडाइजेपिन. देन कम्स योर एंटी क्रेविंग एजेंट. सो एंटी क्रेविंग एजेंट्स दैट आर गिवन फॉर अल्कोहल डी एडिक्शन, दीज आर योर नन ऑफ द अबव, दैट इज नाल्ट्रिक्सोन. देन सो एंटी क्रेविंग एजेंट्स कैसे दिए जाते हैं? एंटी क्रेविंग एजेंट्स है तुम्हारे नाल्ट्रिक्सोन, देन इट इज़ योर ऑन्डेनसेट्रॉन, then topiramate. These are all your anti craving agents that are given in the alcohol poisoning. Okay, so naltrexone is there, उसके अलावा ondansetron is there, and topiramate is there, and acamprosate is there. Okay, so none of the above: naltrexone, ondansetron, topiramate, and acamprosate. Now this naltrexone doesn't decrease opioid craving. ठीक है, अल्कोहल की क्रेविंग तो कम कर रहा है, बट दैट डजेंट मीन्स इट इज गोइंग टू डिक्रीज द ओपियोइड क्रेविंग एज वेल. नाउ एवर्जन थेरेपी के लिए तुम देते हो डाइसल्फिराम. डाइसल्फिराम लेने के लिए जो प्री रिक्विजिट है, पेशेंट शुड बी मोटिवेटेड टू क्विट. ठीक है, पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होना चाहिए टू क्विट, क्योंकि डाइसल्फिराम इज गोइंग टू इनहिबिट योर एल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेस एंजाइम, विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एल्डिहाइड इन द पेशेंट, और 8 to 10 आवर्स तक इसका इफेक्ट रहने वाला है. ये क्वेश्चन आ चुका है कि डाइसल्फिराम का कितनी देर तक इफेक्ट रहता है. डाइसल्फिराम की वजह से यूफोरिया प्रोड्यूस होता है, मतलब यूफोरिया इज ड्यू टू इथेनॉल. अब जब एसिटल्डिहाइड का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, तो व्हाट विल हैपन? वॉमिटिंग, हेडेक, लेबाइल ब्लड प्रेशर, ब्लड विजन, ये सब सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को. एंड इट इज़ ओनली इंडिकेटेड इन साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट पेशेंट. साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट पेशेंट में withdrawal symptoms will not be there. Okay, so psychologically dependent patient जिनमें craving present है, craving को decrease करने के लिए basically this disulfiram is given. Okay, and it is contraindicated in physically dependent patient, क्योंकि physically dependent patient में तुमने अगर दे दिया तो withdrawal symptoms आने लगेंगे. Then we are going to study about the ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ड्रग्स. ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ड्रग्स पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का. तो यू हैव द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक समझो कि क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो इज द पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है, और इसमें जो है जो गैंग्लियन है एंड नियर द ऑर्गन. ओके, सो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन विल बी नियर द ऑर्गन. ठीक है, मतलब ऑर्गन के पास होगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास नहीं होगा, ऑर्गन के पास होगा पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया.
और तुम्हारे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस है वो मेनली तुम्हारा कोलिनर्जिक है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में थोरैको लंबर आउटफ्लो होता है, ओके, थोरैको लंबर आउटफ्लो। इसमें जो गैंग्लियन होगा वो तुम्हारा बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के पास लोकेटेड होगा, एंड दिस इज यू नो एड्रीनर्जिक, क्योंकि ये एड्रेनलिन रिलीज करेंगे सिंपैथेटिक नर्व्स। नाउ प्री गैंग्लियोनिक चाहे वो सिंपैथेटिक हो या फिर पैरासिम्पैथेटिक हो, तो तुम्हारा pre-ganglionic fibers of the parasympathetic ganglion as well as the pre-ganglionic fibers of the sympathetic ganglions are going to release acetylcholine. This is the important point, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में बेसिकली डिफरेंस आता है, पैरासिम्पैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम विल रिलीज नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, एक्सेप्ट द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द स्वेट ग्लैंड थोड़े से स्पेशल हैं। स्वेट ग्लैंड जो है वो तुम्हारे एक्चुअली यू नो दे आर सिंपैथेटिक इन नेचर और वो रिलीज़ कर रहे हैं एसिटाइलकोलिन। सो स्वेट ग्लैंड्स को रिलीज़ करना चाहिए था नॉर एड्रेनलिन क्योंकि वो सिंपैथेटिक है, बट दे आर रिलीजिंग एसिटाइलकोलिन, इसलिए ये एक्सेप्शन है। फिर देखो अब हम समझते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के फंक्शंस में डिफरेंस क्या होता है। देखो पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियल नर्व्स आर योर 3, 7, 9, 10, S2, S3, S4। क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो था, अब उसमें भी याद रखो कि 3, 7, 9, 10 क्रेनियल नर्व्स आर पैरासिम्पैथेटिक, S2, S3, S4 आर पैरासिम्पैथेटिक। हार्ट रेट की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक में पैरासिम्पैथेटिक के एक्शन की वजह से, एसिटाइलकोलिन के एक्शन की वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। सिंपैथेटिक जो ड्रग्स है वो तुम्हारे हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। नाउ देर आर सम अदर एक्शंस जो भी होंगे पैरासिम्पैथेटिक के, वो इंक्रीज ही करते हैं बेसिकली, जैसे कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंक्यूल्स का कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज कर देता है, यूरिन का आउटफ्लो इंक्रीज करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिक्रीशन इंक्रीज कर देता है, डायरिया करवाता है, ठीक है। एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सेक्रीशंस एज वेल एज योर यूरिन आउटफ्लो और ब्रोंकस का कंस्ट्रिक्शन ये सब कम करवाएगा, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मियोसिस कराता है और सिंपैथेटिक मीड्रियासिस कराता है, ओके। इतना क्लियर हुआ। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का जो फंक्शन है वो क्लियर हुआ दिमाग में। अब देखो हम बात करेंगे कि तुम्हारा ये देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन है, तो यहाँ से रिलीज़ क्या होगा, मतलब कोलिन पहले तुम्हारा अंदर आएगा एक्सॉन के एंड में, ठीक है। कोलिन अंदर आने के बाद कन्वर्ट होगा एसिटाइलकोलिन में। एसिटाइलकोलिन जो है वो तुम्हारा वेसिकल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वेसिकल में स्टोर होगा, उसके लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। नाउ वेसिकल से रिलीज हो जाएगा इनटू द पोस्ट साइनेप्टिक एरिया। सो पोस्ट साइनेप्टिक एरिया में अब एसिटाइलकोलिन आ गया है, तो अब कुछ ड्रग्स हैं जो कि इन डिफरेंट साइट्स पे एक्ट करेंगे। तो पहले समझते हैं कि हेमीकोलिनियम कहाँ पे एक्ट करता है। तो देखो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है कोलिन से एसिटाइलकोलिन का बनना और रिलीज होना, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है दैट इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप, वो है कोलिन का अंदर ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है। कोलिन का अंदर न्यूरॉन के एक्सॉन के एंड में, एक्सॉन के जो यू नो एक्सॉनल एंड में जब कोलिन का ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज इनहिबिटेड बाय अ ड्रग दैट इज नोन एज हेमीकोलिनियम कोलिन को अंदर नहीं आने देता है, ठीक है। अब तुम्हारा एसिटाइलकोलिन का जो वेसिकल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज इनहिबिटेड बाय अ ड्रग वेसामिकॉल नाम से ही पता चल रहा है। बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को रिलीज नहीं होने देता है फ्रॉम द वेसिकल्स इनटू द पोस्ट साइनेप्टिक एरिया, और तुम्हारा एसिटाइलकोलिन फाइनली डिग्रेड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम, और इस एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है फाइजोस्टिग्मिन ड्रग, ठीक है। फाइजोस्टिग्मिन इज गोइंग टू इनहिबिट द एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, ठीक है। इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो फाइजोस्टिग्मिन इज एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर एंड फाइजोस्टिग्मिन इज गोइंग टू इंक्रीज द एसिटाइलकोलिन लेवल, और एसिटाइलकोलिन लेवल बढ़ाने की वजह से फाइजोस्टिग्मिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स, ओके। बिफोर रीडिंग दैट तो हम पहले पढ़ेंगे these are parasympatholytics, then we are going to learn about parasympathomimetic drugs. There are some parasympathomimetic drugs, there are parasympatholytic drugs, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक ड्रग्स हम बाद में कवर करेंगे। पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम कवर करने वाले हैं, दैट इज़ इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स।
ओके चलो पहले पैरासिम्पेथेटिक मिमेटिक्स ही देख लेते हैं, ठीक है। तो पैरासिम्पेथेटिक मिमेटिक्स जो है वो तुम्हारे डायरेक्टली एक्टिंग होते हैं, ठीक है। देर आर सम डायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पेथेटिक मिमेटिक्स एंड देर आर सम इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पेथेटिक मिमेटिक्स। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पेथेटिक मिमेटिक्स तो वो हैं जो कि एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाएंगे, दैट इज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स, जो मैंने बता दिया था। पैरासिम्पेथेटिक मिमेटिक्स दैट आर डायरेक्टली एक्टिंग दैट विल एक्ट ऑन द रिसेप्टर्स, दीज आर योर पाइलोकार्पिन, बिथानोकॉल, मिथाकोलिन एंड कार्बाकॉल, ठीक है। इसके अलावा एक सेविमिलीन भी होता है, ठीक है। तो पहले समझो कि तुम्हारे ना कुछ रिसेप्टर्स होते हैं M1, M2, M3। तो M1 इज प्रेजेंट, पहले खाओ बाद में दिल लगाओ, बाकी काम बाद में, ठीक है। तो M1 इज प्रेजेंट इन द GIT, M2 इन द हार्ट एंड M3 बाकी सब जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पाइलोकार्पिन जो है वो तुम्हारा प्यूपिल्स पे एक्ट करता है, M3 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, इसलिए क्या कराएगा, माइड्रियासिस कराएगा, ठीक है। पाइलोकार्पिन मियोसिस कराएगा, सॉरी, पैरासिम्पेथेटिक्स विल कॉज मियोसिस, ओके। तो पाइलोकार्पिन जो है वो प्यूपिल को स्टिमुलेट करेगा थ्रू M3 रिसेप्टर एंड विल कॉज मियोसिस, एंड उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में चांसेस बढ़ जाते हैं एंगल क्लोजर ग्लोकोमा का, क्योंकि जो एंगल है वो नैरो हो जाता है। फिर आता है तुम्हारा बिथानोकॉल जो है वो तुम्हारा B से है, तो B से ब्लैडर में M3 रिसेप्टर्स हैं उस पर एक्ट करने वाला है और क्या करेगा, यूरिनरी आउटफ्लो को बढ़ा देगा बिथानोकॉल इसलिए तुम्हारा एटोनिक ब्लैडर में दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है मिथाकोलिन का काम क्या है, मिथाकोलिन M से है तो मायोकार्डियम पे एक्ट करेगा, दैट इज M2, कार्डियक सप्रेशन कराएगा, इसलिए टैकीकार्डिया और एरिथमिया के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। फिर आता है कार्बाकॉल जो है उसका ना कॉमन एक्शन होता है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करता है और मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करता है, और कार्बाकॉल का मैक्सिमम निकोटिनिक एक्शन है। देन कम सेविमिलीन देखो क्या है तुम्हारा, M3 को स्टिमुलेट करता है सेविमिलीन और तुम्हारा सिक्रीशन बढ़ा देता है, सेविमिलीन इंक्रीजेस द सेक्रीशन, सो सेविमिलीन इज गोइंग टू इंक्रीज द सेक्रीशन, दैट इज वाई इट इज हम किस में देंगे इसको, जीरोस्टोमिया में देंगे, जीरोस्टोमिया इज ड्राई माउथ एंड जोग्रेन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में देंगे। देन कम्स इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पेथेटिक मिमेटिक्स में तुम्हारे आते हैं फाइजोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन, ठीक है। तो फाइजोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन एक्चुअली है क्या, ये तुम्हारे एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है, एसिटाइलकोलिन को मेटाबोलाइज नहीं होने देंगे, इसलिए एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा रहे हैं। देखो लिपिड सॉल्युबल होता है फाइजोस्टिग्मिन, वाटर सॉल्युबल होता है नियोस्टिग्मिन, ठीक है। फाइजोस्टिग्मिन इज फैट, तो लिपिड सॉल्युबल, देन वाटर सॉल्युबल इज नियोस्टिग्मिन। नाउ फाइजोस्टिग्मिन जो है वो तुम्हारा क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है इसलिए नॉन पोलर होगा, नॉन आयोनाइज होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और ये टर्शरी अमाइन है। और वाटर सॉल्युबल वाले में आता है तुम्हारा नियोस्टिग्मिन जो कि पोलर होगा, आयोनाइज होगा, क्वार्टनरी कंपाउंड है, कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब लिपिड सॉल्युबल में देखो, लिपिड सॉल्युबल में तुम्हारा जो फाइजोस्टिग्मिन है वो तुम्हारा GIT पे एक्ट करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर और प्यूपिल तक भी जा सकता है, वाइल दिस वाटर सॉल्युबल ड्रग नियोस्टिग्मिन विल नॉट गो टू GIT, देन इसलिए इंजेक्टेबल GIT से एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए ये इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है। नियोस्टिग्मिन इज इंजेक्टेबल फॉर्म एंड फाइजोस्टिग्मिन इज गिवन इन ओरल फॉर्म, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, इसलिए सेंट्रल इफेक्ट्स आर प्रेजेंट, और ब्लड ब्रेन बैरियर को नियोस्टिग्मिन क्रॉस नहीं करता है तो नो सेंट्रल इफेक्ट्स आर देयर। प्यूपिल पे एक्ट करता है दिस फाइजोस्टिग्मिन, दैट इज वाई इट इज गिवन इन ग्लाकोमा, कैन कॉज ग्लाकोमा, एंड दिस प्यूपिल पे कोई इफेक्ट नहीं है नियोस्टिग्मिन का क्योंकि ये पहुंच ही नहीं रहा है पीपल तक। यूजेस क्या है बेसिकली फाइजोस्टिग्मिन के, देखो फाइजोस्टिग्मिन एक्यूट क्लोजर ग्लोकोमा में दिया जाता है, उसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है क्योंकि ये मायोसिस करा देगा, ठीक है। फिर तुम्हारा एट्रोपिन पॉइजनिंग में दिया जाता है, ठीक है। एट्रोपिन पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, फाइजोस्टिग्मिन होता है, ठीक है, ये याद रखना। एट्रोपिन पॉइजनिंग में क्या हो रहा है तुम्हारा पैरासिम्पेथेटिक इफेक्ट हो रहा है, अब देना पड़ेगा पैरासिम्पेथेटिक मिमेटिक, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है फाइजोस्टिग्मिन। सेनाइल डिमेंशिया और एल्जाइमर में भी फाइजोस्टिग्मिन दिया जाएगा। देन ट्रैक्रीन पहले तुम्हारा एल्जाइमर्स में ड्रग ऑफ चॉइस था क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग था, बट इसकी डिसएडवांटेज थी ये काफ़ी शॉर्ट एक्टिंग था, और टैक्रीन जो था वो हिपैटोटॉक्सिक था। फिर आए कुछ ड्रग्स डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन एंड गैलेंटामाइन। तो डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन और गैलेंटामाइन ये तीनों तुम्हारे लॉन्ग एक्टिंग है एंड नॉन हिपैटोटॉक्सिक है, एंड दीज आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एल्जाइमर्स डिजीज। देन कम्स मिमेंटीन जो है वो तुम्हारा NMDA रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज मिमेंटीन,
एंड NMDA किसका रिसेप्टर, NMDA इज बेसिकली रिसेप्टर फॉर योर ग्लूटामेट एंड विमेंटिन इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ओनली। फिर आता है तुम्हारा वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। तो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में याद रखो, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स दैट इज नियोस्टिगमिन। नियोस्टिगमिन जो है उसके यूजेस क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस में दिया जाता है, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस में इसका निकोटिनिक एक्शन भी है एंड ओके, सो माइस्थीनिया ग्रेविस में दिया जाता है एंड एड्रोफोनियम टेस्ट जो हम करते हैं दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ नियोस्टिगमिन ओनली। तो एड्रोफोनियम टेस्ट लेस देन 10 मिनट्स के लिए किया जाता है एंड अगर कंडीशन इंप्रूव हो जाती है तो माइस्थीनिया ग्रेविस था और तुम्हारा कंडीशन और वर्सन हो जाती है तो कोलिनर्जिक क्राइसिस हुआ था, ठीक है। नाउ कोबरा बाइट में दिया जाता है, कोबरा बाइट में दिस इज द ड्रग गिवन दैट इज नियोस्टिगमिन। फिर तुम्हारा पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस में दिया जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन में दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करने वाला है, तुम्हारे GI सिक्रीशन बढ़ाने वाला है, GI के पेरिस्टाल्सिस बढ़ाने वाला है और यूरिन का आउटफ्लो बढ़ाने वाला है। देयर इज इट कॉजेज रिवर्सल ऑफ NDMR दैट इज योर नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स का रिवर्सल करा देता है, एट्राक्यूरियम और पैनक्यूरोनियम जो कि NM टाइप के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो NM टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं। नाउ ये क्या करेगा, बेसिकली एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाने वाला है नियोस्टिगमिन, ओके। सो दिस वाज अबाउट द पैरासिम्पेथेटोमिमेटिक ड्रग्स। पैरासिम्पेथेटोमिमेटिक्स में हमने देख लिया कि डायरेक्टली एक्टिंग कौन से हैं, पायरोकार्पिन, मिथानोकॉल, मिथाकोलिन, कार्बोकॉल, और इनडायरेक्टली एक्टिंग तुम्हारा फाइजोस्टिगमिन और नियोस्टिगमिन है। चलो तो फिर अब हम पढ़ते हैं इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। देखो इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर में तुम्हारा आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स एंड एंड्रिन, ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वो तुम्हारा ऑर्गेनोफॉस्फेट में मैलाथायोन, पैराथायोन, DFP, टाबून, सेबिन ये सब आते हैं। DFP, टाबून, सेबिन ये तुम्हारी क्या है, नर्व गैसेस है। कार्बामेट्स में तुम्हारा कार्बराइल आता है, प्रोपोक्सर आता है, कार्बराइल और बैगन, ठीक है। देन कम्स एंड्रिन। एंड्रिन जो है वो ऑर्गेनोक्लोरीन है और इसके अगेंस्ट एट्रोपिन इफेक्टिव नहीं होने वाला, ठीक है। नाउ देखो इसमें क्या है, रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज भी एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा देंगे। M1 पे एसिटाइल कोलिन एक्ट करेगा तो HCl का सेक्रीशन बढ़ जाएगा, M2 पे एक्ट करेगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, BP कम हो जाएगा, M3 पे एक्ट करेगा तो क्या होगा, तुम्हारा पिन पॉइंट प्यूपल मिलेगा, इंक्रीज इन सेक्रीशन, डायरिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ये सब होने लगेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्रेथ रेट बढ़ जाएगा, मसल वीकनेस वाले सिम्टम्स आने लगेंगे। तो OP पॉइजनिंग में यही होता है। और OP में याद रखना है पिन पॉइंट प्यूपल, और कहाँ कहाँ मिलता है पिन पॉइंट प्यूपल, इससे याद रखना है दैट इज OP से याद रखना है, दैट इज OP पॉइजनिंग, कार्बामेट, देन ओपियोइड्स में, एंड देन कम्स योर पोंटाइन हिमरेज एंड फिनॉल पॉइजनिंग, कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग में तुम्हें पिन पॉइंट प्यूपल मिलता है। नाउ हाउ डू यू ट्रीट दिस कंडीशन? Treatment of OP poisoning is with the help of atropine. Atropine is the drug of choice for OP as well as carbamates, but organochlorines के अगेंस्ट एक्ट नहीं करेगा। atropine कैसे दिया जाता है, IV रूट से दिया जाता है, every 5 मिनट यू आर गोइंग टू गिव, ठीक है। IV रूट से दोगे every 5 मिनट टिल द साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन अकर। कब तक देना है एट्रोपिन, जब तक तुम्हारे एट्रोपिनाइजेशन के साइंस नहीं आ जाते, जैसे कि डिक्रीज इन सेक्रीशन इज द मोस्ट स्पेसिफिक, माइड्रियासिस इज द मोस्ट कॉमन, एंड हार्ट रेट मोर देन 100, ये आते हैं तुम्हारे एट्रोपिनाइजेशन के साइंस। सो डिक्रीज इन सेक्रीशन मोस्ट रिलायबल एंड स्पेसिफिक, माइड्रियासिस इज द मोस्ट कॉमन, एंड हार्ट रेट मोर देन 100, दीज आर साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन। साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन पूछे जाते हैं। फिर एसिटाइल कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर्स, तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को ब्लॉक करने वाले थे तुम्हारे OP कंपाउंड जो कि इरिवर्सिबली ब्लॉक कर रहे थे। अब एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम तुम्हें रीएक्टिवेट करना है तो उसके लिए तुम्हें ऑक्साइम्स देने पड़ेंगे। अब ऑक्साइम्स कैसे काम करते हैं ये समझो। तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम जो है उसकी एक एनायनिक साइड होती है और एक एस्टेरेटिक साइड होती है। एस्टेरिक साइड पे आके एसिटाइल कोलिन एक्चुअली बाइंड होता है, ठीक है। और तुम्हारा जब हम OP लेते हैं तो OP क्या करता है, यहाँ पे आके एस्टेरिक साइड पे खुद आके बाइंड हो जाता है और वहाँ पे एसिटाइल कोलिन को बाइंड नहीं होने देता है, तो एसिटाइल कोलिन मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, ठीक है। अब देखो ऑक्साइम क्या करेगा, ऑक्साइम तुम्हारा एनायनिक साइड पे बाइंड हो जाएगा और इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। सो दैट इज़ हाउ द ऑक्साइम्स आर गोइंग टू एक्ट, और ये साइड फ्री हो जाएगी फ्रॉम द OP।
एंड कार्बोमेट पॉइजनिंग नॉट रिवर्स्ड विद ऑक्साइम, ये याद रखना है, क्योंकि कार्बोमेट तुम्हारा दोनों पे बाइंड करता है, दैट इज़ योर एस्टेरेटिक साइड एज वेल एज योर एनाइनिक साइड। इतनी बात हुई। या तो जो ऑक्साइम्स है, ऑक्साइम्स आर योर प्रैलिड ऑक्साइम दैट इज गोइंग टू एक्ट पेरिफेरली, एंड डाइएसिटाइल मोनोऑक्साइम बोथ एक्शन that is peripheral as well as central action, and तुम्हारा diacetyl monoxime is not drug of choice for OP poisoning। OP poisoning में drug of choice atropine ही रहता है, ठीक है। Oximes are given but they are not drug of choice। So that was about the your parasympathetic system, sympathetic system, parasympathomimetic drugs। और तुम्हारा we also covered the alcohol de-addiction also in this video। I'll come with more videos।